हेलो डियर। आज हम लोग मैटर के प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे और उन प्रॉपर्टीज को मेजर करने का जो अलग अलग तरीके हैं और साथ ही साथ उनके मेजरमेंट में जिन यूनिट्स की हम यूज़ लेते हैं उनके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो स्टैंडर्ड 11th के केमिस्ट्री का ये चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। उसका ये तीसरा लेक्चर है। तो मैटर के प्रॉपर्टीज जो हैं ये बेसिकली दो तरह से हम डिस्टिंग्विश करते हैं जब हम केमिस्ट्री के सेंस में देखते हैं। एक तो फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरा केमिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज उस तरह के प्रॉपर्टीज मतलब गुण धर्म। फिजिकल प्रॉपर्टीज उस तरह के प्रॉपर्टीज होते हैं जिन्हें कि मेजर करते हुए, जिन्हें जब हम नापते हैं तो उस दौरान जिसे हम नाप रहे हैं उनमें कोई केमिकल चेंज नहीं होता है। हम बड़े सिंपली उसे बिना चेंज किए हुए भी उसके प्रॉपर्टीज को नाप सकते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज के कुछ एग्जांपल्स जैसे हुआ उसका कलर अगर हम नाप रहे हैं या उसके कलर को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उसमें उसमें कोई चेंज नहीं आता जिसे हम देख रहे हैं या ऑब्जर्व कर रहे हैं। उसका जो गंध है उसे भी जब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वगैरह जब हम नापते हैं तो उसमें कोई केमिकल चेंज नहीं होता है। भले ही उसमें फिजिकल चेंज हो जाए, उसका जो फिजिकल स्टेट है, सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट या लिक्विड से गैसेस स्टेट में वो जा सकता है, लेकिन उसके केमिकल कॉम्पोजिशन में, उसके जो मॉलिक्यूल्स बने हुए हैं जिन एटम से, उसका जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं होता है। हम कहते हैं कि उसमें कोई केमिकल चेंज नहीं होता है। उसी तरह से हम डेंसिटी भी नापते हैं, जब वॉल्यूम नापते हैं या उसका मास नाप रहे हैं या उसका लेंथ नाप रहे हैं, इन सब के दौरान उसमें कोई केमिकल चेंज नहीं होता है। तो ये जो गुणधर्म है या प्रॉपर्टी है, इन प्रॉपर्टीज को फिजिकल प्रॉपर्टीज कहा जाता है। उसी तरह से केमिकल प्रॉपर्टी भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है केमिस्ट्री का, जबकि वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है केमिस्ट्री का। केमिकल प्रॉपर्टी उस तरह के प्रॉपर्टी होते हैं जिन्हें कि हम तभी मेज़र कर सकते हैं जब उनमें कोई केमिकल चेंज हो। केमिकल चेंज का मतलब ये होता है कि जो मॉलिक्यूल है, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, चाहे वो मॉलिक्यूल हो या एटॉमिक फॉर्म में रहे, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है उस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का, फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूल ले ले, उस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का जो स्ट्रक्चर है, जिन एटम से वो मॉलिक्यूल बना हुआ है, वो स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है, टूट जाता है या जुड़ जाता है कुछ आकर। तो इस तरह का जो चेंज होता है इसे केमिकल चेंज कहा जाता है। जबकि फिजिकल चेंज में उसका केमिकल प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आता है, मतलब उसका जो फंडामेंटल जो उस जिससे वो बना हुआ है, जो जिस पार्टिकल से वो बना हुआ है, मे बी मॉलिक्यूल, तो उसमें कोई चेंज नहीं आता है। भले ही उसका स्टेट चेंज हो जाए, लिक्विड से सॉलिड स्टेट में चला जाए या सॉलिड से लिक्विड में आ जाए, लिक्विड से गैस स्टेट में या गैस से लिक्विड स्टेट में आ जाए, ऐसा हो सकता है, लेकिन जो कॉम्पोजिशन है उस कॉम्पोजिशन में किसी भी तरह का चेंज नहीं होता। जबकि केमिकल प्रॉपर्टी को मेज़र करते हुए इसमें केमिकल चेंज होता है और केमिकल चेंज में उसका कॉम्पोजिशन जो है वो चेंज हो जाता है। केमिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि उसका क्या कॉम्पोजिशन है, जैसे कि अगर मान ले कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूल है वो एक कार्बन एटम और दो ऑक्सीजन एटम से बना हुआ होता है। ये इसका कॉम्पोजिशन है। हर एक मॉलिक्यूल एक कार्बन एटम और दो ऑक्सीजन एटम से बना हुआ होता है। अगर पानी के मॉलिक्यूल का कॉम्पोजिशन देखें तो हम कहेंगे कि H2O है, मतलब दो हाइड्रोजन एटम और एक ऑक्सीजन एटम मिल के कंपोज्ड होके ये एक मॉलिक्यूल बनाता है पानी का। तो ये इसका कॉम्पोजिशन है। सिमिलरली एक प्रॉपर्टी ये भी है कंबस्टिबिलिटी, मतलब ये किस तरह से जलता है, किस तरह से ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जलता है, ये भी इसका एक प्रॉपर्टी होता है। और अलग अलग तरह के रिएक्टिविटी, जैसे कि वो जिस केमिकल कॉम्पोजिशन की, जिस केमिकल की हम बात करें या जिस सब्सटेंस की बात कर रहे हैं, उसका एक केमिकल प्रॉपर्टी रिएक्टिविटी भी होता है। मतलब कि वो जो सब्सटेंस है वो अलग अलग चीज़ों के साथ वो किस तरह से रिएक्ट करता है। मे बी वो एसिड के साथ रिएक्ट करता होगा तो किस तरह से रिएक्ट करता होगा, बेसिस के साथ वो किस तरह से रिएक्ट करता होगा, पानी के साथ, ठंडा पानी के साथ, गर्म पानी के साथ वो किस तरह से रिएक्ट करता होगा, ऑक्सीजन के साथ किस तरह से रिएक्ट करता होगा। वैसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जो जलना होता है उसी को कंबस्टिबिलिटी कहा जाता है। सो इस तरह के प्रॉपर्टीज में क्या होता है
इस तरह के प्रॉपर्टीज को अगर मेजर करना होता, किसी का रिएक्टिविटी अगर आपको मेजर करना होगा, मतलब कि वो एसिड के साथ या बेसिस के साथ किस तरह से, कितना विगरसली वो रिएक्टिव है, कितना तेजी से वो रिएक्ट कर भी रहा है या नहीं, तो इन प्रॉपर्टीज को मेजर करते हुए हमें उसमें केमिकल चेंज लाना पड़ता है। मतलब उस सब्सटेंस को, मान ले एक मेटल है जिंक HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है या नहीं, इसके लिए हमें उसे डालना पड़ता है वहां पर। सो ऐसे सिचुएशन में वहां पर जब केमिकल चेंज होता है, जब रिएक्शन होता है, तभी हम समझ पाते हैं कि वो कितना तेजी से रिएक्ट कर रहा है, उसका रिएक्शन कितना तेजी से हो रहा है, या कितना विगरसली या कितना एक्सप्लोडिंग रिएक्शन हो रहा है, कितना तेजी से रिएक्शन हो रहा है, कितना हीट एनर्जी इवॉल्व कर रहा वो, या उसे हीट एनर्जी देना पड़ रहा है। तो ये सारी चीजें जो है, इसे जब हम मेजर करते हैं तो सब्सटेंस में केमिकल चेंज आता है। उसी केमिकल चेंज को ऑब्जर्व करके हम उसके प्रॉपर्टी को समझ पाते हैं। जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टीज को मेजर करते हुए इसमें किसी भी तरह का जो आइडेंटिटी है इसके जो प्रॉपर आइडेंटिटी, बेसिक जो आइडेंटिटी है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। जैसा कि थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, तो कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऐसे होते हैं, पिछले स्लाइड में भी हमने देखा था, जैसे कि लेंथ, मास, वॉल्यूम, स्पीड। वैसे केमिस्ट्री के सेंस में स्पीड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिजिक्स के सेंस में स्पीड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एक इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी होता है। तो इन सब प्रॉपर्टीज को नापते हुए सब्सटेंस में किसी भी तरह का केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंज नहीं होता है। सो इस तरह के प्रॉपर्टीज को फिजिकल प्रॉपर्टीज कहा जाता है। कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, लेंथ का ही एक एग्जांपल ले लेते हैं। सब एक ऑब्जेक्ट को हमने उसका लेंथ मेजर कर रहे हैं, हम एक मान ले रॉड है, उसका लेंथ मेजर कर रहे हैं, तो वो निकल के आया 5 मीटर का, तो ये उसका एक फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया। लेंथ का एक और एग्जांपल ले लेते हैं, छोटा सा ऑब्जेक्ट है, उसका लेंथ हम नाप रहे हैं, वो आया 3 सेंटीमीटर का। और किसी की लंबाई हम नाप रहे हैं, उसकी लंबाई है 6 फुट की। तो ये मैं फुट लिख देता हूं पूरा, 6 फुट जो है, 6 फीट, FT लिखने से ही हो जाएगा, 6 फीट जो है इसकी लंबाई है। तो यहां पर एक चीज देखने वाली बात यह है कि ये जो यहां पर मीटर हम कह रहे हैं, ये जो सेंटीमीटर कह रहे हैं, ये जो फीट कहा जा रहा है, या फुट भी कह सकते हैं आप, इन सिंगुलर फुट और इन प्लूरल फीट, तो इन सब को ना यूनिट कहा जाता है। ये इसका यूनिट है, मेजरमेंट का यूनिट है। मतलब किस बेसिस पे आप नाप रहे हैं, यहां पर हम मीटर के बेसिस पे नाप रहे हैं। 1 मीटर से 5 गुना ज्यादा लेंथ है ये, इसीलिए 5 मीटर। ये 1 सेंटीमीटर से 3 गुना, 1 सेंटीमीटर एक सर्टन लेंथ है, उससे 3 गुना ज्यादा इसका लेंथ है, इसीलिए इसे 3 सेंटीमीटर कहा जाएगा। किसी का हाइट 6 फीट का है, मतलब 1 फुट जो है उसका 6 गुना उसकी हाइट है, तो इन्हें यूनिट्स कहा जाता है। मास का कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, मास का भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान ले हमारे पास एक सब्सटेंस है 5 किलोग्राम, 5 किलोग्राम चावल हम खरीद लाएं। फॉर एग्जाम्पल हम एक छोटा सा केमिकल रिएक्शन करने के लिए हमने थोड़ा सा पोटेशियम पर मैग्नेट लिया, 2 ग्राम का पोटेशियम पर मैग्नेट लिया। उसी तरह से पाउंड भी एक यूनिट होता है, जो कि यहाँ चलता नहीं है नॉर्मली, ये US और UK में चलता है, ब्रिटेन और अमेरिका में चलता है ये। सो पाउंड भी एक यूनिट होता है। लेट अस से हम जब केक खरीदने जाते हैं, पेस्ट्री वगैरह खरीदने जाते हैं, तो वहां पाउंड में बिकता है। हमने 2 पाउंड को LB से डिनोट किया जाता है, इसका यूनिट को इस तरह से सिंबल में यूनिट किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। सो हमने 2 पाउंड का एक केक खरीद लाया या पेस्ट्री खरीद लाया, तो ये 2 पाउंड, वो भी मास को ही मेजर कर रहा है। तो यहाँ पर भी ये सारी जो है, यहाँ पर ये यूनिट है इसका, ग्राम इसका यूनिट है, और ये पाउंड इसका यूनिट है। वॉल्यूम का कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। वॉल्यूम लेट अस से कि हम पेट्रोल खरीदने गए और हमने अपने गाड़ी में 10 लीटर पेट्रोल भराया, 10 लीटर। सो यहाँ पर लीटर इसका यूनिट है। उसी तरह से वॉल्यूम का एक एग्जांपल ले लेते हैं कि 2 क्यूबिक सेंटीमीटर, 2 क्यूबिक सेंटीमीटर। क्यूबिक सेंटीमीटर का मतलब 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, और ऐसे एक क्यूब है जिसका हर एक साइड 1-1 सेंटीमीटर का हो, तो वो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर हो गया। सो 2 क्यूबिक सेंटीमीटर, ये भी वॉल्यूम को, मतलब यहाँ के अंदर के स्पेस को वॉल्यूम हम कहेंगे, वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है। सो इसे भी हम एक वॉल्यूम कह सकते हैं। और उसी तरह से लेट अस से कि 5 क्यूबिक मीटर,
क्यूबिक मीटर मतलब 1 क्यूबिक मीटर का मतलब होगा ऐसे ही एक क्यूब जिसका हर एक साइड 1-1 मीटर का हो। सो ये वॉल्यूम का कुछ एग्जाम्पल हो गया। स्पीड का कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर। और उसी तरह से 10 मीटर पर सेकंड, एक ऐसा बॉडी जो 1 सेकंड में 10 मीटर चलता हो तो वो हो गया 10 मीटर पर सेकंड। और कोई बॉडी 1 घंटा में 60 किलोमीटर मूव कर रहा हो, कोई गाड़ी 1 घंटा में 60 किलोमीटर मूव कर सकता हो तो उस स्पीड को किलोमीटर पर आवर कहा जाता है। तो यहाँ पर इसका ये यूनिट है और वॉल्यूम के लिए ये इसका यूनिट था, ये इसका यूनिट था और ये इसका यूनिट था। यहाँ पर गौर करें आप तो आप ये पाएंगे कि यहाँ जब लेंथ की यूनिट की बात किया जा रहा तो एक ही यूनिट से काम चल जा रहा है। मतलब एक ही तरह का यहाँ पर लेटर लिखा हुआ है, मतलब एक ही तरह का यूनिट से काम चल जा रहा है। यहाँ पर मीटर है, सिर्फ मीटर है। यहाँ पर सेंटीमीटर है, सिर्फ सेंटीमीटर है। यहाँ पर फुट है, सिर्फ फुट है। यहाँ पर किलोग्राम अकेले है, ग्राम अकेले है, पाउंड अकेले है। इसी तरह से लीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि आप एक चीज यहाँ पर पाएंगे, क्यूबिक सेंटीमीटर का मतलब होता है सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। क्यूबिक मीटर का मतलब होता है मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, मतलब मीटर 3 बार है, सेंटीमीटर 3 बार है। जबकि यहां पर सेंटीमीटर 1 बार था, अकेले सेंटीमीटर से काम चल जा रहा था। यहां पर सेंटीमीटर को हमें 3 बार यूज करना पड़ रहा है, सेंटीमीटर फिर सेंटीमीटर फिर सेंटीमीटर। वही उसी तरह से आप देखें किलोमीटर पर आवर में 2 तरह का यूनिट हमें दिख रहा है। किलोमीटर जो कि लेंथ का यूनिट है और आवर जो कि टाइम का यूनिट है। मीटर पर सेकंड में भी हमें वही चीज दिख रहा है। यहाँ पर मीटर है जो कि लेंथ का यूनिट है और सेकंड जो है ये टाइम का यूनिट है। तो कुछ फंडामेंटल डिफरेंस है इनमें और इनमें, कुछ फंडामेंटल डिफरेंस है। फंडामेंटल डिफरेंस यही है कि इन केसेस में सिर्फ एक ही यूनिट से काम चल जा रहा है, जबकि इन केसेस में एक से ज्यादा यूनिट को या फिर एक ही यूनिट को एक से ज्यादा बार यूज करना पड़ रहा, मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। यहां पर लीटर में आपको वो चीज दिख नहीं रहा है, लेकिन लीटर को भी क्यूबिक सेंटीमीटर या क्यूबिक मीटर में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये आपको दिख नहीं रहा, लेकिन ये भी उसी प्रॉपर्टी का है, उसी गुणधर्म का है। यहां पर दिखने वाली बात यह है कि अगर वॉल्यूम की बात करें तो देखिए ये लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ ये होता है वॉल्यूम। सो वॉल्यूम इज समहाउ किसी भी तरह का लेंथ का क्यूब होता है। फॉर एग्जांपल अगर क्यूब के वॉल्यूम की बात करें तो इसका साइड को 3 बार मल्टीप्लाई करें तो उसका वॉल्यूम निकल के आता है। उसी तरह से मान ले अगर हम यहां पर एक ऐसा स्लैब लेते हैं, इस तरह का स्लैब लेते हैं, लेंथ, ब्रेड्थ और थिकनेस है इसका। सो ये इसका लेंथ है, ये ब्रेड्थ है और ये थिकनेस है। सो इसका जो वॉल्यूम निकल के आएगा L इंटू बी इंटू टी होगा। यहां पर भी 3 तरह के लेंथ्स को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। और उसी तरह से अगर आप स्पीड को देखें तो बेसिकली स्पीड जो होता है, हमें पता है कि स्पीड जो होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो इस तरह के जो यूनिट्स होते हैं, चाहे वॉल्यूम हो, स्पीड हो, इस तरह के जो यूनिट्स होते हैं जो कि किसी एक तरह का क्वांटिटी जो है, फिजिकल क्वांटिटी जो है, उससे रिप्रेजेंटेड नहीं हो सकता है। जैसे कि सिर्फ डिस्टेंस जैसे किसी फिजिकल क्वांटिटी से स्पीड को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। स्पीड के लिए डिस्टेंस के साथ साथ टाइम भी चाहिए होता है। तो 2 तरह का फिजिकल क्वांटिटी को मिला के यहां पर स्पीड बनता है। वॉल्यूम के केस में क्या है, एक ही तरह के फिजिकल क्वांटिटी से बनता है वॉल्यूम, लेकिन एक ही तरह के फिजिकल क्वांटिटी को हमें एक से ज्यादा बार ला के मल्टीप्लाई करना पड़ता है। सो पहले 2 तरह का जो सिचुएशंस है या पहले 2 तरह के जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, चाहे लेंथ हो या मास हो, इन्हें कहा जाता है बेस क्वांटिटीज। ये बेसिक है, बेस क्वांटिटीज। और इन बेस क्वांटिटीज को अलग अलग तरीके से मिलाते हुए जो क्वांटिटीज बनता है, जैसे कि वॉल्यूम हो गया, स्पीड हो गया, इन्हें कहा जाता है डेराइव्ड क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटी का एक और एग्जाम्पल यहां बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है टाइम का। टाइम जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट बेस क्वांटिटी है और इसे नॉर्मली कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 घंटे, 2 आवर्स,
ये एक एग्जाम्पल हो गया। 5 सेकंड, 5 सेकंड भी टाइम का एक एग्जाम्पल हो गया। तो यहाँ पर आवर, ये सेकंड, ये सब इसका यूनिट है। आप बताइए ये जो टाइम है, टाइम को बेस क्वांटिटी के कैटेगरी में रखा जाना चाहिए या फिर डेराइव्ड क्वांटिटी के कैटेगरी में रखा जाना चाहिए? टाइम को रखा जाता है बेस क्वांटिटी के कैटेगरी में। सो टाइम को डिफाइन करने के लिए किसी और फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत नहीं होती है, वो अकेले काफी है। उसे इंडिपेंडेंटली उसे डिफाइन किया जाता है, वो दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होता है। लेंथ को भी इंडिपेंडेंटली डिफाइन किया जाता है, किसी और तरह के फिजिकल क्वांटिटी पे वो डिपेंडेंट नहीं होता है। वॉल्यूम ये लेंथ पे डिपेंडेंट होता है, 3 बार लेंथ को मल्टीप्लाई करने से वॉल्यूम बनता है, मतलब वॉल्यूम इंडिपेंडेंट नहीं है, वॉल्यूम लेंथ पे डिपेंडेंट है। स्पीड जो है ये डिस्टेंस पे यानी कि लेंथ पे और टाइम पे डिपेंडेंट है। तो जो डिपेंडेंट क्वांटिटीज हैं, मतलब जिन्हें डिफाइन करने के लिए किसी और तरह के फिजिकल क्वांटिटीज की जरूरत होती है, उन्हें कहा जाता है डेराइव्ड क्वांटिटीज। और बेस क्वांटिटीज वो है जिन्हें डिफाइन करने के लिए किसी और तरह के फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत नहीं होती है। सो जैसे कि हम देख रहे थे बेस क्वांटिटीज का कुछ एग्जांपल, जैसे कि हमने बात किया था लेंथ एक तरह का बेस क्वांटिटी है, जो इंपॉर्टेंट चीजें है वही मैं लिख रहा हूं। लेंथ एक बेस क्वांटिटी है। उसी तरह से मास अगर देखा जाए तो ये बेस क्वांटिटी है, और टाइम अगर देखा जाए तो ये एक बेस क्वांटिटी है। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट बेस क्वांटिटीज होते हैं। और यहाँ पर लेंथ का कुछ एग्जाम्पल मैं फिर से लिख लेता हूँ। 5 मीटर एक एग्जाम्पल हो सकता है, और 10 किलोमीटर एक एग्जाम्पल हो सकता है, 3 सेंटीमीटर एक एग्जाम्पल हो सकता है। उसी तरह से मास का अगर हम एग्जाम्पल देखें तो मास के लिए 5 किलोग्राम एक एग्जाम्पल हो सकता है, और 6 ग्राम एक एग्जाम्पल हो सकता है, 3 पाउंड एक एग्जाम्पल हो सकता है। टाइम का कुछ एग्जाम्पल देखें तो 10 सेकंड एक एग्जाम्पल हो जाएगा, और फिर 5 मिनट टाइम का ही एक एग्जाम्पल हो गया, और फिर 2 घंटे ये भी टाइम का ही एक एग्जाम्पल हो गया। तो इन सब को, लेंथ को डिफाइन करने के लिए, मास को डिफाइन करने के लिए, टाइम को डिफाइन करने के लिए किसी और तरह के फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत नहीं होती है, इसीलिए इन्हें बेस क्वांटिटीज कहा जाता है। मतलब ये बेसिक है, इस पे डिपेंडेंट होके दूसरे क्वांटिटीज को डिफाइन किया जाता है, जिन्हें डिराइव्ड क्वांटिटीज कहा जाता है। डिराइव्ड क्वांटिटीज का एग्जाम्पल जैसे कि वॉल्यूम हो गया, थोड़ी देर पहले जो हमने देखा वॉल्यूम हो गया। उसी तरह से स्पीड हो गया, स्पीड भी इसी का एक एग्जाम्पल है। और उसी तरह से डेंसिटी, डेंसिटी एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है डिराइव्ड क्वांटिटी का। इस तरह से ये डिराइव्ड क्वांटिटीज जो दूसरे चीजों पे डिपेंडेंट होता है, दूसरे क्वांटिटीज पे डिपेंडेंट होता है, उन्हें डिराइव्ड क्वांटिटीज कहा जाता है। अब अभी अगर आप बेस क्वांटिटीज को देखें तो बेस क्वांटिटीज में भी अलग अलग तरह के यूनिट्स होते हैं। मैं ना यहाँ पर एक और एग्जाम्पल लिख लेता हूँ। यहाँ पर मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ 6 फीट, जो एग्जाम्पल हमने थोड़ी देर पहले लिया था। सो यहाँ पर आप देखिए अलग अलग तरह के यूनिट्स हमें दिख रहे हैं। जैसे कि यहाँ किलोमीटर एक तरह का यूनिट है, फुट एक तरह का यूनिट है, मीटर किलोमीटर एक ही फैमिली का है। किलो का मतलब होता है 1000 मीटर को ही 1 किलोमीटर कहा जाता है। तो ये सब एक ही फैमिली का है, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर। लेकिन फुट जो है ये इस फैमिली का नहीं है, इसके साथ इतना सिंपल 10 के पावर वाला रिलेशन नहीं है। जैसे कि सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर बनता है, तो 10 के पावर वाला रिलेशन हो गया, तो एक ही फैमिली का है वो। और 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है, तो देखिए 1000 10 का पावर है, तो ये एक ही फैमिली के हैं। मीटर कहें, सेंटीमीटर कहें, किलोमीटर कहें, तो इसीलिए मैं सिर्फ किलोमीटर को फिलहाल कंसीडर कर रहा हूं। तो ये किलोमीटर एक तरह का यूनिट हो गया, फुट एक तरह का यूनिट हो गया। उसी तरह से अगर आप देखें ग्राम, किलोग्राम जो है ये एक तरह का यूनिट हो गया, लेकिन पाउंड एक दूसरे ही तरह का यूनिट हो गया। दूसरा ही सिस्टम में पाउंड को यूज किया जाता है। पाउंड के साथ ग्राम या किलोग्राम का 10 के पावर में कोई रिलेशन नहीं है, ये बिल्कुल अनरिलेटेड है। अनरिलेटेड इन द सेंस कि दो अलग अलग जगहों पे सोर्स ऑफ ओरिजिन जो है तो बिल्कुल अलग अलग जगह है। इंडिपेंडेंटली डिफाइन किया गया था पाउंड को, और फिर इंडिपेंडेंटली अलग किसी ने किसी और जगह पे मास को मेजर करने के लिए किलोग्राम को डिफाइन किया था या ग्राम को डिफाइन किया गया था। सो उसी लॉजिक से फुट और किलोमीटर भी बिल्कुल इंडिपेंडेंटली वो उसका इवोल्यूशन हुआ है।
कहीं किसी कुछ लोगों ने लेंथ नापने के लिए अपने हिसाब से फुट का इजाद किया था, तो कुछ लोगों ने मीटर का इजाद किया था। सो अनरिलेटेड है ये सारी चीज़ें। उसी तरह से देखिए सेकंड भी एक तरह का ही यूनिट है, जबकि मिनट और आवर जो है रिलेटेड है, इनके बीच रिलेशन है। 60 सेकंड में मिनट होता है, 60 मिनट में घंटा होता है, 1 घंटा होता है। तो हम यहाँ पर ना अलग अलग तरह के सिस्टम पाते हैं क्वांटिटीज में। बेसिकली बेस क्वांटिटीज में अलग अलग तरह का सिस्टम होता है, उन्हीं से फिर डिराइव्ड क्वांटिटीज बनते हैं। सो ये जो अलग अलग सिस्टम्स हैं, ऐसे बेसिकली 3 सिस्टम्स हुआ करता था पहले। एक सिस्टम को सीजीएस सिस्टम कहा जाता था, एक को एफपीएस सिस्टम और तीसरे को एमकेएस सिस्टम कहा जाता है। तो यहां पर सीजीएस और एमकेएस जो है एक ही फैमिली का है वैसे। अब सीजीएस सिस्टम जो है, सीजीएस सिस्टम में लेंथ को मेजर किया जाता था सेंटीमीटर में। अब भी अगर कहीं सीजीएस सिस्टम चल रहा है तो लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर किया जाता है। मास को ग्राम में मेजर किया जाता है और टाइम को सेकंड में मेजर किया जाता है। तो यहां पर मैं आगे बढ़ने से पहले आपको ये बता दूं कि ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक को बहुत ज्यादा डिटेल्स में फिजिक्स के पहले चैप्टर में कवर किया गया था। पहले चैप्टर का जो पहला लेक्चर है, जो कि यूनिट के बारे में है, उसमें बहुत डिटेल्स में इसे कवर किया गया था। तो आप हो सके तो उस वीडियो को जरूर से देख लीजिएगा और फिर यहां आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो एफपीएस सिस्टम जो है, यहां पर लेंथ को मेजर किया जाता है फुट में और मास को मेजर किया जाता है पाउंड में और टाइम को मेजर किया जाता है सेकंड में, और फिर इसी से डिराइव्ड क्वांटिटीज बनते हैं। एमकेएस सिस्टम में यहां पर लेंथ को मेजर किया जाता है मीटर में और मास को मेजर किया जाता है किलोग्राम में और टाइम को मेजर किया जाता है सेकंड में। तो यहां पर देखिए ये एक ही फैमिली का है, सीजीएस और एमकेएस सिस्टम एक ही फैमिली का है। लेकिन एफपीएस सिस्टम जो है ये एक दूसरा ही फैमिली का है, एक दूसरा ही अनरिलेटेड है, बिल्कुल अनरिलेटेड है। जब हम किसी तरह का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं या कोई एक सिनेरियो से हम कुछ खोजना चाहते हैं, वैसे में हमें ना एक ही तरह के सिस्टम को यूज करना चाहिए। हम अलग अलग तरह के सिस्टम को यूज करेंगे तो फिर यूनिट के इंटर कन्वर्जन में ही हमारा जो है एफिशिएंसी जो है उसी में चला जाएगा, एफर्ट उसी में ज्यादा लग जाएगा। जैसे कि मान ले बहुत सारे बेस क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज के साथ हम डील कर रहे हैं, वहां पर हम वॉल्यूम को नाप रहे हैं क्यूबिक मीटर में मान ले, और डेंसिटी को नाप रहे हैं पाउंड पर क्यूबिक फुट में। तो फिर ऐसे में वहां से अगर मास पता करना चाहें तो हम सीधे सीधे नहीं पता कर सकते हैं। वहां पर हमें फुट को फिर मीटर में कन्वर्ट करना होगा, फिर हो चाहे तो हम पाउंड को फिर किलोग्राम में कन्वर्ट करें। सो ऐसे बहुत सारे कन्वर्जन करना होगा, क्योंकि वहां पर फुट जो है मीटर के साथ कैंसिल नहीं होगा फिर। तो इसीलिए इंटर कन्वर्जन की जरूरत होती है। हमें बार बार इंटर कन्वर्जन ना करना पड़े, इसके लिए हम जब किसी एक प्रॉब्लम में रहते हैं तो हम एक ही तरह के सिस्टम को फॉलो करते हैं, या तो सीजीएस सिस्टम या फिर एफपीएस सिस्टम या फिर एमकेएस सिस्टम। वैसे ये पहले किया जाता था, अभी तो हमने सबको डिस्कार्ड कर दिया। साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए हमने सबको डिस्कार्ड कर दिया। सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम ये हम यूज नहीं करते हैं, बल्कि एसआई यूज करते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम जो है उसे यूज करते हैं। वो जो इंटरनेशनल सिस्टम है वो एमकेएस सिस्टम से ही आया हुआ है, इसी का इवोल्यूशन है एसआई। इसी को मॉडिफाई किया गया, इसमें कुछ और चीजें इंक्लूड किया गया ताकि फिजिक्स की हर तरह के प्रॉब्लम, केमिस्ट्री का भी कह सकते हैं, हर तरह के सिचुएशन के साथ डील किया जा सके। तो ऐसे बहुत सारी चीजों को इंक्लूड करके एक एसआई सिस्टम बना, जो कि एमकेएस सिस्टम का ही इवोल्यूशन है, वहीं से बना है। वेल, ये जो इंटरनेशनल सिस्टम है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इसे एसआई भी कहा जाता है। ये 1960 में बहुत लोगों को ऐसा लगा कि हमें एक ऐसा स्टैंडर्डाइज एक हमें सिस्टम चाहिए होगा यूनिट्स का, जिसे कि साइंटिफिक कैलकुलेशन में भी यूज किया जा सके और जो कि सिंपल हो, आसान हो यूज करने में। जैसे कि फुट के साथ अगर आप देखें, एफपीएस सिस्टम के साथ देखें, उसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स है, जैसे कि 3 फुट में 1 यार्ड होता है। तो इस तरह का जो प्रॉब्लम है, और फिर उसी की फैमिली में इंच आता है, 12 इंच में 1 फुट होता है। सो 12 गुना इंच बराबर फुट, फुट गुना 3 बराबर यार्ड होता है। जबकि एमकेएस सिस्टम में ये प्रॉब्लम नहीं है।
एमकेएस सिस्टम में आप अगर देखें तो किलोमीटर एक लेंथ नापने के लिए होता है, उससे छोटा होता है सेंटीमीटर। वैसे तो देखा जाए डेसीमीटर होता है, उससे 10 भाग छोटा होता है डेसीमीटर, उससे 10 भाग छोटा होता है सेंटीमीटर, उससे 10 भाग छोटा होता है मिलीमीटर। उसी तरह से मीटर को 10 से गुना कर दे तो हमें डेकामीटर मिलता है, उसे 10 से गुना कर दे तो हेक्टोमीटर मिलता है, उसे 10 से गुना करे तो किलोमीटर मिलता है। तो इसे यूज करना आसान होता है, 10 के पावर में है ना, तो इसे यूज करना बड़ा आसान होता है। तो इसीलिए उन्होंने ये चूज किया कि एमकेएस सिस्टम जो है उसी को इवॉल्व करके नया सिस्टम बनाया जाए, और भी बहुत सारी चीजें इंक्लूड किया गया वहां पर, जो कि आज भी कंटिन्यूअसली जिसे अपडेट किया जा रहा है। और यही सिस्टम है जो कि साइंटिफिक कैलकुलेशन में मेनली यूज होता है। तो हम जो सिस्टम साइंस पढ़ते हुए जिस सिस्टम के साथ डील करते हैं वो एसआई सिस्टम होता है। एसआई सिस्टम में जो बेस क्वांटिटीज है, 7 बेस क्वांटिटीज को इंक्लूड किया गया। वैसे 2 और भी क्वांटिटीज है जिसे कि आप बेस क्वांटिटीज की तरह ट्रीट कर सकते हैं, वो सॉलिड एंगल है और प्लेन एंगल है। फिलहाल केमिस्ट्री में वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिजिक्स के लेक्चर में हम वो देखते हैं। जो बेस क्वांटिटीज होते हैं, क्वांटिटी मतलब जो बेस प्रॉपर्टीज होता है, बेसिक जो यूनिट हमने देखा था या जो बेसिक प्रॉपर्टी देखा था, उन्हें बेस क्वांटिटीज कहा जाता है। सो बेस क्वांटिटीज जो होते हैं, 7 बेस क्वांटिटीज को इंक्लूड किया गया इस सिस्टम में। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि चाहे किसी भी तरह का क्वांटिटी हो, किसी भी तरह का डिराइव्ड क्वांटिटी हो, कुछ भी ऑब्जर्वेबल हो जिसे आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, जिसे मेजर करना संभव है, जो भी मेजरेबल चीजें हैं, उन मेजरेबल चीजों को नापने के लिए जिस तरह के क्वांटिटीज की जरूरत होती है, जिस तरह का प्रॉपर्टी वो है, जिस तरह के यूनिट्स की जरूरत होती है, वो ये बेस क्वांटिटी से बन सकता है। इन 7 बेस क्वांटिटीज से कुछ भी बन सकता है जिसे मेजर किया जा सकता है। इसीलिए इन 7 क्वांटिटीज को बेस क्वांटिटी की तरह यहां पर इंक्लूड किया गया। अगर ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं 7 के साथ हम हर तरह का डिराइव्ड क्वांटिटी बना सकते हैं, और भी बहुत सारे ग्रुप बनना पॉसिबल है, लेकिन इन्हें इंक्लूड किया गया और हम इन्हें मानते हैं बेस क्वांटिटी के तौर पे। अब इन 7 क्वांटिटीज में देखिए, पहला है लेंथ नापने के लिए जो यूनिट हम यूज करते हैं, जो जिस यूनिट को इंक्लूड किया गया एसआई सिस्टम में, वो है मीटर, क्योंकि एमकेएस से ये इवॉल्व हुआ है। सो मीटर, जिसे कि इन शॉर्ट सिंबल के तौर पे हम एम के तौर पे लिखते हैं, जैसे कि 5 मीटर तो 5 एम लिखते हैं हम। और उसी तरह से देखें, मास का यूनिट किलोग्राम को चूज किया गया, क्योंकि एमकेएस से आया हुआ है कि किलोग्राम को इन शॉर्ट हम केजी लिखते हैं, 3 किलोग्राम को हम 3 केजी लिखते हैं। टाइम को मेजर करने के लिए यूनिट सेकंड, और इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए जो यूनिट होता है ये एम्पियर होता है। एम्पियर को इन शॉर्ट ए लिखा जाता है। आप गौर करें कि यहां पर इन तीनों को स्मॉल लेटर में लिखा गया, जबकि एम्पियर का जो ये ए है इसे कैपिटल लेटर में लिखा गया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए, जब हम नाम पूरा लिखते हैं, जब किसी यूनिट का नाम हम पूरा लिखते हैं, तो जो छोटा लेटर्स होता है, स्मॉल लेटर्स होता है, जो लोअर केस होता है, उसमें हम पूरा लिखते हैं। देखिए, मीटर हर एक छोटा है, किलोग्राम में हर एक लेटर छोटा है, सेकंड में, एम्पियर में, केल्विन में, मोल में, कैंडला में, सब में हर एक लेटर छोटा है। सो पूरा लिखते हैं तो हर एक लेटर छोटा होता है। एक एक्सेप्शन है इसका, वैसे एक एक्सेप्शन है इसका, मैं यहां लिख देता हूं एक्सेप्शन को। इसका एक एक्सेप्शन है, इसका एक्सेप्शन जो है ये है सेल्सियस। जो डिग्री सेल्सियस हम कहते हैं ना, 100 डिग्री सेल्सियस में पानी बॉयल करता है, उसका ये एक्सेप्शन है। यहां पर आप सी को देखें, ये कैपिटल लेटर में होता है। सिर्फ एक एक्सेप्शन है यहां पर, और बाकी के लिए हर एक लेटर स्मॉल लेटर में होता है। जब उसी का सिंबल हम लिखते हैं तो सिंबल में नॉर्मली जो पहला लेटर होता है उसे इंक्लूड किया जाता है, और कभी कभार एक से ज्यादा लेटर को भी इंक्लूड किया जाता है। जैसे कि मोल के केस में देखें MOL, कैंडला के केस में देखें CD, पहला लेटर तो लिया ही गया है और बीच में से एक लेटर लिया गया है। केजी 2 लेटर आप कंसिडर ना करें, यहां पर के का मतलब किलो होता है, जिसका मतलब 1000 होता है। तो जैसे भी हो, एक या उससे ज्यादा लेटर को लेते हुए सिंबल बनता है। और देखिए, इन जगहों पे सिंबल्स जो है स्मॉल लेटर में है, जबकि इन दोनों जगहों पे आप
यहाँ पर लेटर्स को देखें तो कैपिटल लेटर में है। ऐसा तब होता है जब कि यूनिट का नाम किसी साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया हो। एम्पियर, आंद्रे मारी एम्पियर है, इनके नाम से रखा गया। आंद्रे मारी एम्पियर हम कहेंगे तो फ्रेंच में उसे वैसे कहा जाता है। सो उनके नाम पे रखा गया। केल्विन, लॉर्ड केल्विन के नाम पे रखा गया। सो ये साइंटिस्ट के नाम है। तो वैसे केसेस में जब सिंबल बनता है तो उसका पहला लेटर कैपिटलाइज कर दिया जाता है। जैसे कि एक साइंटिस्ट थे पास्कल, जिनके नाम से प्रेशर का यूनिट बना, तो यहाँ पर पी और ए से पास्कल का सिंबल बनाया गया। तो पी और ए, मैं ये यूनिट नहीं लिख रहा हूँ, ये मैं साइंटिस्ट का नाम लिख रहा हूँ। आपको ऐसा ना लगे कि यूनिट लिखते समय भी पी को कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, नहीं, मैंने साइंटिस्ट का नाम यहाँ पर लिखा है। ऑफ कोर्स जब यूनिट हम लिखेंगे तो पी को स्मॉल लेटर में लिखेंगे, और जब उसका सिंबल लिखेंगे तो पी कैपिटल। उसी तरह से एक साइंटिस्ट थे न्यूटन, आइजैक न्यूटन। सो न्यूटन जो है फोर्स का यूनिट, एसआई यूनिट कंसीडर किया जाता है, और इसे जब सिंबल में लिखते हैं तो एन कैपिटल होता है। जबकि जब हम इसे यूनिट के तौर पे लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे न्यूटन स्मॉल लेटर में एन, और जब पास्कल को हम यूनिट के तौर पे लिखेंगे तो पी छोटा होगा, पी स्मॉल लेटर में होगा। सो जब साइंटिस्ट के नाम से कोई यूनिट है तो उसका सिंबल लिखते हुए हम कैपिटलाइज कर देते हैं फर्स्ट लेटर को। एक ही लेटर रहे तो वो लेटर कैपिटलाइज्ड होगा, अगर एक से ज्यादा लेटर हो तो पहला लेटर कैपिटलाइज्ड होगा। यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन है। यहाँ एक्सेप्शन जो है कि एक ऐसा यूनिट है जो कि किसी साइंटिस्ट के नाम से नहीं रखा गया, लेकिन जब हम उसे सिंबल के तौर पे लिखते हैं तो उसका लेटर जो है कैपिटल लेटर लिखते हैं, वो है लीटर। लीटर को जब हम सिंबल के तौर पे लिखते हैं तो एल को कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। मे भी हो सकता है वन के साथ कंफ्यूजन होता होगा कभी, तो इसीलिए एल को कैपिटलाइज कर दिया गया हो। वेल, अब देखें, जैसे कि आप अगर किलोग्राम को देखें तो किलो जो है, किलो एक ऐसा प्रीफिक्स है। किलो का मतलब होता है 1000। सो 10 के पावर को आसानी से लिखने के लिए किलो, हेक्टो, डेका, फिर डेसी, सेंटी, मिली, ये सारी चीजें इवॉल्व किया गया। ये 10 के पावर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि किलो 10 टू द पावर 3 को रिप्रेजेंट करता है। हेक्टो जो है ये 100 को रिप्रेजेंट करता है। हेक्टोमीटर का मतलब होता है 100 मीटर, मतलब ये 10 टू द पावर 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। डेका जो है, डेका ये 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है। डेकामीटर मतलब 10 मीटर, ये 10 टू द पावर 1 या 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसी तरह से अगर आप देखें मिली, सो मिली जो है 1 डिवाइडेड बाय 1000 इसे रिप्रेजेंट करता है। मिलीमीटर का मतलब होता है 1 डिवाइडेड बाय 1000 मीटर, मीटर को 1000 से डिवाइड कर दे, सो ये 10 टू द पावर -3 को रिप्रेजेंट करता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। किलो इंपॉर्टेंट है, मिली इंपॉर्टेंट है, सेंटी भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेंटीमीटर मतलब 1 डिवाइडेड बाय 100 मीटर, ये 10 टू द पावर -2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इन्हें कहा जाता है प्रीफिक्सेस, जो पहले लगता है। जैसे कि यहाँ ग्राम से पहले लगा किलो, तो ये किलो प्रीफिक्स है, पहले लगता है जो। सेंटीमीटर की का अगर एग्जांपल ले, सेंटीमीटर, सो मीटर से पहले लगा सेंटी, इसीलिए ये है प्रीफिक्सेस। सो कुछ प्रीफिक्सेस और भी है, बहुत बड़े बड़े प्रीफिक्सेस देखें, बहुत बड़े बड़े नंबर्स को या बहुत बड़े बड़े क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम मेगा यूज करते हैं। मेगावाट का मतलब होता है 10 टू द पावर 6 वाट, 1000 गुना 1000 वाट। उसी तरह से गीगावाट भी आप सुनते होंगे। सो गीगावाट जो है ये होता है 1000 गुना 1000 गुना 1000, 10 टू द पावर 9 है ना। सो 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर 3, ये हो जाता है गीगा। सो एक गीगावाट का मतलब होता है, गीगावाट का प्लांट है, गीगावाट का मतलब यहाँ पर होगा गीगावाट मतलब हो गया 1000 गुना 1000 वाट। सो बड़े बड़े जो क्वांटिटीज हैं, बहुत बड़े क्वांटिटीज, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूनिट के साथ साथ प्रीफिक्सेस भी लगाते हैं। सो इसे रिप्रेजेंट करने में, बताने में, लिखने में आसानी होती है। और बहुत छोटे छोटे जो क्वांटिटीज होते हैं उन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए यूनिट के साथ हम इस तरह के प्रीफिक्सेस लगाते हैं। जैसे सेंटी 10 टू द पावर -2 मतलब 1 डिवाइडेड बाय 100, मिली 1 डिवाइडेड बाय 1000। उसी तरह से माइक्रो मतलब होता है 1 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 1000, 1000 गुना 1000
इसे 1 को इससे डिवाइड कर दें। नैनो होता है 10⁻⁻9, पिको होता है 10⁻⁻12। तो इस तरह से हम प्रीफिक्सेस भी यूज करते हैं यूनिट के साथ, बहुत बड़े क्वांटिटीज और बहुत छोटे क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए। कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज जो कि केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके मेजरमेंट लैबोरेटरी में किस तरह का होता है, किस तरह के एपरेटस से होता है, जस्ट छोटा सा ओवरव्यू। कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज जिन्हें कि हमें नापना पड़ता है लैब में, वो क्वांटिटीज है जैसे कि मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी, टेम्परेचर। ये बड़ा बड़ा कॉमन सा फिजिकल क्वांटिटीज है जिन्हें हम केमिस्ट्री लैब में नापते हैं फिजिकल क्वांटिटी के तौर पे। केमिकल प्रॉपर्टी के तौर पे नहीं, फिजिकल प्रॉपर्टी के तौर पे हम इन्हें नापते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज पे आगे बात होगी, पूरा केमिस्ट्री केमिकल प्रॉपर्टी पे डिपेंडेंट है, उसी की पढ़ाई है केमिस्ट्री। तो फिलहाल यहां पर हम शुरुआत कर रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज से। जैसे कि फिजिकल प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे थे, मास एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, तो उस मास का मतलब होता है कि उसके भीतर कितना कंटेंट है। ये बड़ा छिचला डेफिनेशन है इसका, उसके भीतर कितना कंटेंट है। हमारे पास और कोई विशेष उपाय नहीं है मास को डिफाइन करने का। बहुत आगे चल के आप देखेंगे मास जो है एनर्जी का ही एक फॉर्म होता है। सो एक प्रोटॉन का जो मास है उसका एग्जिस्टेंस आया ही इसीलिए है कि उसके भीतर जो क्वार्क्स है, दोज क्वार्क्स आर मूविंग वेरी फास्ट, उनके पास काइनेटिक एनर्जी होता है और वही काइनेटिक एनर्जी मास के तौर पे हमें प्रतीत होता है, या इस रियलिटी में 3 डायमेंशनल वर्ल्ड में वो उस तरह से रिप्रेजेंट करता है खुद को, जिसे हम मास के रूप से जानते हैं। तो फिलहाल ये सब अभी की बात नहीं है। अभी हम मास को यही कहते हैं कि किसी बॉडी के अंदर कितना सब्सटेंस है, कितना कंटेंट है, उसे मास नाम से हम जानते हैं। आप अगर फिजिक्स के सेंस में देखें, इनर्शिया के सेंस में देखें, तो एक बॉडी को उसके स्टेट को चेंज करने, मतलब स्टेट ऑफ रेस्ट है या स्टेट ऑफ मोशन है, उसके मोशन का जो स्टेट है या रेस्ट में अगर है वो है, तो वो स्टेट को चेंज करने के लिए हमें जितना ज्यादा फोर्स लगाना होगा, हम कहते हैं उसमें उतना ज्यादा मास है। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। खैर, उस तरह से भी मास को डिफाइन किया जा सकता है। या फिर एक ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी बॉडी को वो फील्ड जितना ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, उस पर जितना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा, उसमें उतना ज्यादा मास है। आप इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं इसे। सो मास जो है, मास उसके अंदर कितना कंटेंट है, ये डिफाइन करता है उसका मास कितना है। और वेट क्या है कि ग्रेविटी उस बॉडी पे उसके मास के कारण कितना फोर्स लगा रहा है, उसे कहा जाता है वेट। तो नॉर्मली हम जो मेजर करते हैं, जब बाजार में कुछ खरीदने जाते हैं, तो जिस क्वांटिटी को मेजर करते हैं वो वेट होता है। हम वेट को मेजर करते हैं, वेट को मेजर करते हुए मास को नापते हैं। जैसे कि मान ले 5 किलोग्राम अगर हम आटा खरीदने जाते हैं, तो 5 किलोग्राम को जो तराजू में दोनों तरफ, एक तरफ 5 किलोग्राम का वेट रखा जाता है और एक तरफ 5 किलोग्राम मान ले चावल हम खरीदने गए तो चावल रखा गया, तो वहां पर हम इन दोनों के वेट को बराबर है कि नहीं ये नापते हैं। लेकिन वेट को नापते हुए हम नाप रहे हैं मास को, क्योंकि वहां पर जो वेट रखा हुआ है उसमें 5 किलोग्राम लिखा हुआ है, उसके अंदर 5 किलोग्राम मास है। सो हम वेट को वेट के माध्यम से हम मास को नापते हैं। सो जैसे कि मास को नापने के अलग अलग माध्यम हो सकता है। आप उसके इनर्शिया के थ्रू भी उसे नाप सकते हैं, आप उसके वेट के थ्रू भी उसे नाप सकते हैं। सो अलग अलग तरीके हैं मास को नापने के, तो वही एक तरीका वेट को नापते हुए हम उसे नाप सकते हैं। लेकिन मजेदार बात यह है कि वेट जो है ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे, मतलब ग्रेविटी के स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। और धरती के अलग अलग जगह पे ग्रेविटी अलग अलग है। आप किसी पहाड़ के ऊपर चले जाए तो ग्रेविटी कम हो जाएगी, जमीन के अंदर चले जाए, बहुत अंदर चले जाए तो वहां भी ग्रेविटी कम हो जाएगी, इक्वेटर में ग्रेविटी काफी ज्यादा होगी। सो ऐसे केसेस में जो है हमें ऐसे केसेस में जो है हम ये पाते हैं कि मास जो है, मास तो एक बॉडी का कांस्टेंट है, उसके अंदर कितना कंटेंट है उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा। मान ले यहाँ पर हमने थोड़ा सा कोई भी बॉडी हमने लिया, उस बॉडी का मास अगर हम एक पर्वत के ऊपर ले जाते हैं, चोटी में ले जाते हैं, पहाड़ के चोटी में, तो उसमें उसके भीतर जो कंटेंट है उस कंटेंट में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन उसका वेट चेंज हो जाता है। क्योंकि ग्रेविटी जो है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसके माध्यम से जिसके कारण उसमें जो खिंचाव हो रहा है,
जिसके कारण वेट बनता है, वो खिंचाव ही बदल जाता है, यहाँ कम होता है, यहाँ ज्यादा होता है, पहाड़ के ऊपर कम हो जाता है। तो इन सब कारणों से वेट जो है ये वेरी करता है अलग अलग जगहों पे, लेकिन मास वेरी नहीं करता है। एसआई यूनिट की अगर बात करें, मास की एसआई यूनिट, तो जैसे कि हम बात कर रहे थे, एसआई यूनिट मास मेजर करने के लिए जो यूनिट यूज करते हैं वो किलोग्राम होता है। एमकेएस से इवॉल्व हुआ है ये। कुछ और यूनिट जैसे कि ग्राम हो गया और पाउंड हो गया, एक और तरह का यूनिट। तो ये अलग अलग यूनिट्स और भी है मास मेजर करने के लिए। हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो है वो होता है एसआई यूनिट, और उसी के फैमिली में जो और यूनिट्स आते हैं उसे भी हम कंसिडर कर सकते हैं। अब वेट मेजर करने के लिए, मास मेजर करने के लिए जो बहुत छोटे छोटे मासेस होते हैं, केमिस्ट्री लैब में बहुत छोटे मासेस मेजर करने की जरूरत होती है। तो जब बहुत छोटे छोटे मासेस को मेजर करना होता है तो उस समय हम एनालिटिकल बैलेंस यूज करते हैं। इसके वर्किंग प्रिंसिपल पे किसी और दिन बात करेंगे हम लोग, किसी और वीडियो पे। फिलहाल ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इतना जान लें कि एनालिटिकल बैलेंस नाम का एक बैलेंस होता है जिससे कि मास, बहुत छोटे छोटे मासेस मेजर किया जा सकता है। माइक्रोग्राम तक इसमें मेजर किया जाता है। इवन ये अगर और प्रिसाइज हो, इसका स्ट्रक्चर बहुत प्रिसाइज मेजर करने के लिए हो, तो फिर इसमें माइक्रोग्राम तक मेजर किया जा सकता है। माइक्रोग्राम मतलब 1/1000 इंटू 1000, मिलीग्राम मतलब 1/1000 ग्राम। सो बहुत प्रिसाइज अगर हो एनालिटिकल बैलेंस, तो उसे बहुत छोटे छोटे मासेस मेजर किया जा सकता है। एनालिटिकल बैलेंस भी अलग अलग तरह का होता है। मैकेनिकल बैलेंस होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी होता है, और साथ ही साथ डिजिटल भी होता है। तो अलग अलग तरह के एनालिटिकल बैलेंस भी होता है। आपको इस तरह का बैलेंस एक तरह का एनालिटिकल बैलेंस ही कह सकते हैं आप, जो सुनार के दुकान में आपको दिखता है। वहाँ पर माइक्रोग्राम, माफ कीजिएगा, मिलीग्राम तक वहाँ पर नॉर्मली जो सिंपल बैलेंस होता है उसमें मिलीग्राम तक मेजर किया जाता है। वो डिजिटल है, डिजिटल एनालिटिकल बैलेंस है। वॉल्यूम एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी है। वॉल्यूम मतलब किसी बॉडी का वॉल्यूम मतलब वो कितना स्पेस को ऑक्यूपाई करके रखा है, कितना जगह वो ऑक्यूपाई करके रखा है। अगर इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो याद करें, एसआई यूनिट लेंथ गुना लेंथ वॉल्यूम होता है, और लेंथ का एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर। सो उसी से बना हुआ होगा ये डेराइव्ड यूनिट। वॉल्यूम तो एक डेराइव्ड यूनिट है, वॉल्यूम डेराइव्ड क्वांटिटी है, तो इसका जो यूनिट होगा वो भी डेराइव्ड यूनिट होगा, चूंकि वो बेस यूनिट से बनेगा। अब बेस यूनिट लेंथ का क्या होगा? मीटर। तो मीटर अगर बेस यूनिट है लेंथ का, उसी को मल्टीप्लाई करते हुए हम डेराइव्ड यूनिट वॉल्यूम बनाएंगे, तो इसका मतलब मीटर को ही 3 बार गुना करें तो जो हमें यूनिट मिलेगा वो उसका एसआई यूनिट होगा, वॉल्यूम का एसआई यूनिट होगा। वैसे बाकी यूनिट्स भी है वॉल्यूम के, जैसे कि लीटर में पूरा लिख रहा हूं, इन शॉर्ट हम इसे कैपिटल एल लिखते हैं। लीटर, वैसे देखा जाए तो लीटर जो होता है, एक लीटर का मतलब एक डेसीमीटर का क्यूब होता है। और उसी तरह से एक यूनिट हो जाएगा, वॉल्यूम का यूनिट हो जाएगा। अगर हम फुट क्यूब कहते हैं, क्यूबिक फुट, तो ये भी तो वॉल्यूम का ही यूनिट होगा। एक ऐसा क्यूब जिसका हर एक साइड जो है 1 फुट का है, तो ये एक क्यूबिक फुट हो गया। सो ये भी वॉल्यूम का यूनिट हो जाएगा। उसी तरह से क्यूबिक सेंटीमीटर, ये भी वॉल्यूम का यूनिट है, लेकिन ये एसआई यूनिट नहीं है, उसके फैमिली में आता है। मीटर से ही सेंटीमीटर बना है, सो उसके फैमिली में आता है, लेकिन ये एग्जैक्ट एसआई यूनिट है नहीं। 1 ग्राम पानी का वॉल्यूम होता है 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। 1 क्यूबिक सेंटीमीटर मतलब ऐसा क्यूब जिसका हर एक साइड 1 सेंटीमीटर का हो। सो ये वॉल्यूम हो जाएगा इसका 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। यहां पर एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं कि 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर में 1 लीटर होता है। सो यहां पर मैं लिख दूं 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर में 1 लीटर होता है। उसी का एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन है, आपकी किताबों में भी है। सो यहां पर देखिए एक क्यूब है, तो क्यूब क्या इंडिकेट करता है? वॉल्यूम को इंडिकेट करता है। और ये जो बड़ा सा क्यूब है, ऐसे छोटे छोटे क्यूब से बने हुए हैं। यहां पर देखिए, यहां पर एक क्यूब है। यहां पर देखिए एक क्यूब है। उसी तरह से आप देखिए ये सारे क्यूब्स हैं, छोटे छोटे क्यूब्स हैं।
यहाँ पर आपको एक क्यूब मिल रहा है, ये भी एक क्यूब है। सो मान लेते हैं कि एक एक क्यूब का जो साइड है ये 1-1 सेंटीमीटर का है। तो अगर एक एक क्यूब का एक एक साइड 1 सेंटीमीटर का होगा तो एक क्यूब का जो वॉल्यूम होगा ये 1 क्यूबिक सेंटीमीटर होगा। छोटे क्यूब की बात कर रहे हैं, 1 सेंटीमीटर साइड वाला एक क्यूब, तो ये 1 क्यूबिक सेंटीमीटर हो गया। वहीं पर ये जो पूरा साइड बना, आप गौर से देखें, 10 ऐसे क्यूब्स मिलके एक लाइन में 10 ऐसे क्यूब्स हैं, तो ये 10 सेंटीमीटर हो गया। 10 सेंटीमीटर को एक डेसीमीटर भी आप कह सकते हैं। तो यहाँ भी 1 डेसीमीटर, यहाँ भी 1 डेसीमीटर और ये भी 1 डेसीमीटर का। तो फिर आप देखिए ये जो बड़ा वाला क्यूब है, बड़े वाले क्यूब का जो वॉल्यूम होगा 1 क्यूबिक डेसीमीटर होगा और 1 क्यूबिक डेसीमीटर को ही 1 लीटर कहा जाएगा। आप गौर से देखिए छोटा क्यूब जो है, ये छोटा वाला जो क्यूब है, ऐसे कितने क्यूब्स मिलके ये बड़ा वाला क्यूब बना, तो 10 गुना 10 गुना 10 तो 1000। तो इस सेंस में कहा जाए तो 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर मिलके 1 लीटर बनता है या 1 क्यूबिक डेसीमीटर बनता है। सो ये वॉल्यूम का एक सेंस देने के लिए ये एग्जाम्पल आपकी किताबों में दिया जाता है और इनके बीच का जो इंटर रिलेशन है, इनके बीच का इंटर रिलेशन जो है, इसे समझने के लिए ये दिया जाता है। वैसे आप डायरेक्टली भी ये समझ सकते हैं कि 10 सेंटीमीटर में 1 डेसीमीटर होता है। तो दोनों तरफ अगर हम क्यूब करते हैं तो 10 का क्यूब हो गया 1000 और सेंटीमीटर का क्यूब हो गया क्यूबिक सेंटीमीटर, और यहाँ पर 1 का क्यूब हो गया 1 और डेसीमीटर का क्यूब जो हो गया ये क्यूबिक डेसीमीटर हो गया। इस तरह से भी आप इंटर रिलेट कर सकते हैं इनको। तो ये तो था वॉल्यूम, और वॉल्यूम को लैब में हम जो नापते हैं, किसी भी तरह के सोल्यूशन के वॉल्यूम को जब हम नापते हैं उस समय हम लोग ऐसे ग्रेजुएटेड सिलेंडर हो या फिर बुरेट हो या पिपेट हो, इससे नापते हैं। यहाँ पर आपको ब्यूरेट दिख रहा है और यहाँ पर पिपेट दिख रहा है और यहाँ पर ग्रेजुएटेड सिलेंडर दिख रहा है। तो हर एक में देखिए वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम के लिए ग्रेजुएशन इस तरह का दागी लगा हुआ है। ब्यूरेट हम कब यूज करते हैं और पिपेट कब यूज करते हैं, जब मान ले 2 सॉल्यूशंस को हम मिक्स कर रहे हैं और हम ये जानना चाहते हैं कि ये वाला जो सॉल्यूशन जो कि इसके अंदर हमने लिया, हम नॉर्मली भरते इतनी दूर तक है, पूरा 0 मार्किंग तक भरते हैं, और धीरे धीरे यहाँ पर इस नॉब को ओपन करते हुए यहाँ ड्रॉप गिरता है। सो वो ड्रॉप धीरे धीरे गिरते जाता है। हमें मान ले ये देखना है कि कोई सर्टेन इवेंट कितना, यहाँ पर मान ले एक सोल्यूशन है, तो इस सोल्यूशन का कितना मिलीलीटर वहां पर डालने से, दूसरे वाले सोल्यूशन पे डालने से एक सर्टेन इवेंट हो रहा है। तो इसके लिए हम इसे धीरे धीरे डालते हैं और ये गिरते गिरते मान ले अभी राइट नाउ ये जो है वो सर्टेन इवेंट जो है, वो सर्टेन इवेंट हमें दिखा। तो फिर हम कहेंगे कि 2 मिलीलीटर, यहाँ पर देखिए मिलीलीटर में ये जो है ये ग्रेजुएशन मिलीलीटर का है। सो 2 मिलीलीटर ये वाला सोल्यूशन डाला गया, तब जाके वो सर्टेन इवेंट हुआ। तो इस तरह से हम नापते हैं ब्यूरेट से। पिपेट में भी उसी तरह का होता है, लेकिन यहाँ पर एक कोई मार्किंग नहीं होता, एक ही जगह पे मार्किंग होता है। जैसे कि ये 25 मिलीलीटर का पिपेट है, सो हम एक ही बार में ले लेते हैं और इस तरह से हम छोड़ देते हैं, पूरा गिर जाता है दूसरे सोल्यूशन में। ग्रेजुएटेड सिलेंडर में सोल्यूशन को, लिक्विड को रखा जाता है। सर्टेन अमाउंट ऑफ लिक्विड अगर कहीं पर स्टोर करना है फर्दर एक्सपेरिमेंट के लिए, तो ग्रेजुएटेड सिलेंडर में रखा जाता है। जैसे कि यहाँ पर 70 ml का सोल्यूशन रखा गया है, 70 मार्किंग देखें 70 ml का सोल्यूशन यहाँ पर रखा गया है। और जब कोई अननोन अमाउंट का, अननोन वॉल्यूम का हमें सोल्यूशन बनाना होता है, हमें जस्ट सोल्यूशन बनाना है, वी डोंट केयर कि कितना वॉल्यूम हो उसका, जस्ट सोल्यूशन बनाना है, वैसे में हम इस तरह का फ्लास्क यूज करते हैं और इसे कंटेन भी कर रख सकते हैं इस तरह का। इसमें एक ढक्कन भी होता है, कांच का बना हुआ होता है। ये सोल्यूशन बना के ऐसा ढक्कन लगा दे तो फिर ये एवोपोरेट नहीं करेगा। सो आगे जब इसे कोई नोन क्वांटिटी चाहिए होगा तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क से हम क्या करते हैं, सोल्यूशन लेते हैं, ग्रेजुएटेड सिलेंडर में डालते हैं, जितना ज़रूरत है उतना डाल लेते हैं। यहाँ से मान ले हमें 50 ml चाहिए होगा तो यहीं से यहाँ पर डाल लेंगे 50 ml तक। तो इस तरह से इन्हें यूज किया जाता है। डेंसिटी, ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। डेंसिटी होता है कि यूनिट वॉल्यूम में
यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है, मतलब उसका मैसिव मास का डेंसिटी कितना है, कितना घना है वो मास। कम जगह पे एक सर्टेन जगह पे अगर मान ले यहां पर ज्यादा मास है, उतना ही वॉल्यूम में अगर यहां पर कम मास है और उतना ही वॉल्यूम में अगर यहां पर ज्यादा मास हमें दिख रहा है, तो फिर हम कहेंगे इसका डेंसिटी ज्यादा है। उतने ही वॉल्यूम में यहां पर ज्यादा मास कंटेंट है तो उसका डेंसिटी ज्यादा है। सो डेंसिटी होता है यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। इसीलिए डेंसिटी, जब डेंसिटी को कैलकुलेट किया जाता है तो मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, किसी भी सब्सटेंस का डेंसिटी होगा उसका जो मास है डिवाइडेड बाय उसका जो वॉल्यूम है। मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इज डेंसिटी। सो डेंसिटी का एसआई यूनिट क्या होना चाहिए, उसका एसआई यूनिट ऐसा होना चाहिए कि न्यूमरेटर में मास का एसआई यूनिट हो और वॉल्यूम में या डिनोमिनेटर में वॉल्यूम का एसआई यूनिट हो। सो ये हो जाएगा किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। पानी का डेंसिटी अगर देखा जाए तो पानी का डेंसिटी होता है 1 किलोग्राम, माफ कीजिए 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। आपके घर के ऊपर जो 1000 लीटर का टंकी होता है ना, सो 1000 लीटर का मतलब होता है 1 क्यूबिक मीटर। आप कैलकुलेट करके देख ले, 1000 लीटर होता है 1 क्यूबिक मीटर, और 1000 लीटर पानी का जो मास है वो 1000 किलोग्राम होता है, प्योर वाटर अगर हो। सो जब डिफाइन किया गया था किलोग्राम को, तो लीटर के सेंस में ही डिफाइन किया गया था। 1 लीटर पानी का जो मास है उसे किलोग्राम इस तरह से डिफाइन किया गया था। तो 1000 लीटर में 1000 किलोग्राम। सो पानी का जो डेंसिटी होता है 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर होता है। ये एसआई यूनिट है, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। अगर दूसरे यूनिट की बात करें तो अगर हम एफपीएस सिस्टम की बात करें तो एफपीएस सिस्टम में कैसा यूनिट बनेगा, एफपीएस सिस्टम में मास का यूनिट होगा पाउंड। सो एलबी फॉर पाउंड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम का यूनिट होगा, लेंथ का यूनिट क्या होता है उसी का क्यूब होगा। एफपीएस सिस्टम में लेंथ का यूनिट होता है फुट, सो उसी का क्यूब होगा वॉल्यूम का यूनिट। और भी कुछ यूनिट जो कि एसआई सिस्टम के फैमिली से आता है, लेकिन एसआई यूनिट नहीं है वो। हम कह सकते हैं ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ये एक यूनिट होगा वॉल्यूम डेंसिटी का। यहां पर देखिए मास का यूनिट है ग्राम, और डिनोमिनेटर में देखिए वॉल्यूम का यूनिट है क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये भी डेंसिटी का एक यूनिट होगा, लेकिन वो एसआई यूनिट नहीं होगा। भले वो एसआई यूनिट के फैमिली का हो, लेकिन एसआई यूनिट नहीं है वो। जैसे कि फॉर एग्जांपल पानी का जो डेंसिटी होता है वो होता है 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। और इसी चीज को 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर भी आप कह सकते हैं। आप कैलकुलेट करके देख ले, दोनों बात बराबर है। हाँ, यहां पर इसी चीज को ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर को मीटर टू द पावर -3 कहा जा सकता है। सिमिलरली इस चीज को ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर को ग्राम और फिर सेंटीमीटर टू द पावर -3 ऐसा भी कहा जा सकता है। बिकॉज 1 डिवाइडेड बाय एनीथिंग, लेट अस से x टू द पावर 3, इसे हम x टू द पावर -3 कह सकते हैं। सो इस लॉजिक से अगर देखा जाए 1 डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर क्यूब को हम सेंटीमीटर टू द पावर -3 कह सकते हैं। 1 डिवाइडेड बाय मीटर क्यूब को 1 डिवाइडेड बाय क्यूबिक मीटर या मीटर क्यूब को मीटर टू द पावर -3 कहा जा सकता है। सो ये डिनोमिनेटर में है क्यूबिक मीटर, उसी को हम मीटर टू द पावर -3 कह सकते हैं। टेम्परेचर भी एक इंपॉर्टेंट चीज है केमिस्ट्री के सेंस में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्योंकि कुछ केमिकल चेंजेस जो है, केमिकल रिएक्शन जो है सर्टेन टेम्परेचर में होता है। सो टेम्परेचर मेजर करना भी जरूरी है, या फिर हम ये देखना चाहते हैं कि किस टेम्परेचर में जाके दो सब्सटेंसेस केमिकल रिएक्शन होता है 2 सब्सटेंसेस में। सो टेम्परेचर मेजर करना भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है केमिस्ट्री के सेंस में। टेम्परेचर ये बताता है कि जिसे हम मेजर कर रहे हैं वो कितना गर्म है या कितना ठंडा है। सो टेम्परेचर मेजर करने के लिए जो हम डे टू डे लाइफ में जो एपरेटस यूज करते हैं वो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है। क्लिनिकल थर्मोमीटर में 2 तरह के रीडिंग होते हैं। एक तो डिग्री सेल्सियस, मतलब ये एक तरह का यूनिट है टेम्परेचर मेजर करने के लिए, एक तरह का यूनिट है ये डिग्री सेल्सियस। और डिग्री फ़ारेनहाइट, ये भी एक तरह का यूनिट है टेम्परेचर मेजर करने के लिए। तो ये जो यूनिट्स हैं डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट, ये होता है डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट, ये एसआई यूनिट नहीं है इसका।
इसका जो एसआई यूनिट होता है इसे केल्विन कहा जाता है, जिसे के से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल लेटर के से रिप्रेजेंट किया जाता है। सबसे पहले इन दोनों का रिलेशन अगर आप देखें तो डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच रिलेशन यही होगा। आप अगर यहाँ पर देखें तो आप ये पाएंगे कि कुछ जगहों पे ये रीडिंग मैच कर रहा है। आप एक बार देख लीजिएगा कितने जगह पे रीडिंग मैच कर रहा है। जैसे कि 35 डिग्री सेल्सियस जो है ये 95 के साथ मैच कर रहा है। 35 95 के साथ मैच कर रहा है, मतलब 35 डिग्री सेल्सियस 95 डिग्री फ़ारेनहाइट के साथ मैच कर रहा है, मतलब वो दोनों सेम टेम्परेचर है, सिर्फ अलग अलग स्केल में मेजर करने के कारण न्यूमेरिक वैल्यू अलग अलग है। उसी तरह से हम जानते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस में पानी बॉयल होता है। यही टेम्परेचर अगर फ़ारेनहाइट स्केल में कहा जाए तो हम कहते हैं 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। टेम्परेचर सेम है, दोनों ही सेम टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक डिग्री सेल्सियस में रिप्रेजेंटेड है, दूसरा डिग्री फ़ारेनहाइट में रिप्रेजेंटेड है, इसीलिए इन न्यूमेरिक वैल्यूज में आपको डिफरेंस नजर आ रहा है। सो इनके बीच का जो रिलेशन है, ये जो न्यूमेरिक वैल्यूज हैं, यहाँ पर ये डिग्री सेल्सियस का जो न्यूमेरिक वैल्यू आता है किसी भी टेम्परेचर को मेजर करते हुए, और डिग्री फ़ारेनहाइट इस स्केल में मेजर करने से जो न्यूमेरिक वैल्यू आएगा, इनके बीच का एक रिलेशन है। वो रिलेशन ये है कि फ़ारेनहाइट स्केल में जो रीडिंग होगा, जैसे कि हम एफ से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर 212 फॉर एग्जांपल, फ़ारेनहाइट स्केल में जो रीडिंग होगा ये बराबर होगा 9 डिवाइडेड बाई 5 इंटू सेल्सियस स्केल का रीडिंग, यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस फॉर एग्जांपल। इन दिस केस दिस सी इंडिकेट्स 100। सो ये जो रीडिंग है प्लस 32। आप अगर एक एग्जाम्पल ले लें कि 100 डिग्री सेल्सियस कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होगा, तो फिर उस एग्जाम्पल के तौर पे हम कहेंगे, हम मान ले हमें बताया गया 100 डिग्री सेल्सियस, हमसे पूछा गया फ़ारेनहाइट स्केल में इसका मेजरमेंट कितना होगा। सो यहाँ पर सिंपली सी के जगह पे हम 100 पुट कर देंगे, सेल्सियस स्केल में रीडिंग 100 है, और उसके साथ 32 जोड़ देंगे। हम कैलकुलेट करेंगे तो ये पाएंगे कि ये हो जाएगा 180 प्लस 32 इज इक्वल टू 212। तो यहाँ से कह सकते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस जो है 212 फ़ारेनहाइट के बराबर है। उसी तरह से यहाँ पर हमने एक एग्जांपल देखा था ना 35 का। सो 35 अगर मान ले 35 डिग्री सेल्सियस की बात किया जाए तो उस केस में 35 डिग्री सेल्सियस मतलब सेल्सियस स्केल में रीडिंग अगर 35 हो तो फ़ारेनहाइट स्केल में रीडिंग कितना होगा। यहाँ पर हमें दिख रहा है दैट शुड बी इक्वल टू 95 या उसके बहुत करीब होना चाहिए। दिख तो रहा 95, यहाँ पर देखें 94 और यहाँ 95। मैं थोड़ा सा इसे लार्ज कर देता हूँ, यहाँ पर इस जगह पे देखिए। सो ये मैच कर रहा है, एक बार टेस्ट कर ले सो हमारा प्रैक्टिस भी हो जाएगा। सो फ़ारेनहाइट स्केल रीडिंग हम पता कर रहे हैं 9 डिवाइडेड बाई 5 किसका, सेल्सियस स्केल में रीडिंग कितना है 35 है, सेल्सियस स्केल में रीडिंग 35 है। इसके साथ हमें 32 ऐड करना होता है। सो यहाँ से देखिए 7 इंटू 9 हो जाएगा, ये 5 गुना 7 बराबर 35, 32 63 32 ये हमें देता है 95। सो 35 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। सो ये तो डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच का रिलेशन है। केल्विन के साथ इनका किस तरह का रिलेशन है? केल्विन के साथ डायरेक्ट रिलेशन है डिग्री सेल्सियस का। सो केल्विन के साथ डिग्री सेल्सियस का एक सिंपल रिलेशन है कि केल्विन स्केल में जो रीडिंग होता है, केल्विन स्केल में रीडिंग अगर के से हम डिनोट कर रहे हैं तो केल्विन स्केल का रीडिंग जो होता है ये होता है 273.15 प्लस सेल्सियस स्केल का रीडिंग। मतलब ये जो 100 डिग्री सेल्सियस है इसके साथ, इस 100 के साथ आप सिंपली 273.15 जोड़ दीजिए। सो ये हो जाएगा 373.15। सो इतना केल्विन, 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 373.5 केल्विन। सो ये डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट को एसआई यूनिट के तौर पे नहीं लिया गया टेम्परेचर के लिए, केल्विन को लिया गया। इसके पीछे जो साइंटिफिक रीजन है वो ये है कि 0 डिग्री सेल्सियस कुछ खास एक चीज, ब्रह्मांड के कुछ खास एक चीज को रिप्रेजेंट नहीं करता है, बहुत स्पेशल चीज को रिप्रेजेंट नहीं करता। ये सिर्फ है 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब होता है कि पानी उस समय बर्फ में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन
बेसिकली अगर मान ले कोई टेम्परेचर स्केल है जो कि जीरो इंडिकेट कर रहा है, तो जीरो का मतलब क्या होना चाहिए? जीरो का मतलब ये होना चाहिए कि वो सबसे उसमें और हीट है ही नहीं, उससे सारा हीट निकल चुका है, उसमें हीट कंटेंट जीरो हो गया, इसीलिए वो जीरो टेम्परेचर को इंडिकेट कर रहा है। मतलब उससे ज्यादा हीट और निकल नहीं सकता, ऐसा होना चाहिए लॉजिकली। लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस के केस में या 0 डिग्री फ़ारेनहाइट के केस में ऐसा नहीं होता है। 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी टेम्परेचर जाता है, इसीलिए हम लोग सुनते हैं ना, वहाँ का टेम्परेचर, साइबेरिया में कहीं का टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री सेल्सियस है। हिमालय की चोटी में किसी जगह पे टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस है। मतलब नेगेटिव टेम्परेचर हो रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे जाना संभव है। लेकिन केल्विन स्केल में ऐसा नहीं है। केल्विन स्केल में जो जीरो केल्विन है, जीरो केल्विन, ये जीरो केल्विन जो है ये रिप्रेजेंट करता है कि इससे ज्यादा ठंडा और वो हो ही नहीं सकता, उससे सारा का सारा हीट एनर्जी निकल चुका है, तब जाके वो जीरो में पहुंचा है। सो ये ज्यादा लॉजिकल है, और ये फिजिक्स में ये हम बेहतर यूज कर पाते हैं। फिजिक्स के सेंस में फिजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए फिजिक्स को ये बेहतर रिप्रेजेंट कर पाता है, क्योंकि इसका जीरो जो है, स्केल का जीरो जो है, प्रॉपर जीरो, यूनिवर्सल जीरो टेम्परेचर होना चाहिए, उसे रिप्रेजेंट करता है। सो टेम्परेचर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है केमिस्ट्री में, और इस तरह से कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने देखा, और उसे मेज़र किस तरह से किया जाता है ये भी हमने देखा। अब यहाँ से आगे हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि है अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, उसके बारे में बात करेंगे। उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर स्क्रीन पे मिल जाएगा। पूरा जो प्लेलिस्ट है इस चैप्टर का, उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।